24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे हो रहे हैं। कल यही वक्त था, इसी वक्त दिलसुख नगर में, हैदराबाद के दिलसुख नगर में एक के बाद एक धमाके हुए। तो धमाके हुए, उनमें 16 लोगों की जान जा चुकी है 24 घंटे बाद भी। लेकिन जांच एजेंसियां, पुलिस सब खाली हाथ हैं। हैदराबाद धमाकों में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कल शाम ही हुए थे 2 धमाके, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जानकारी थी, ये कल भी कहा गृह मंत्री ने, आज भी कहा गृह मंत्री ने, लेकिन सुराग अभी तक नहीं मिला है, किसी तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। शक की सुई भी किस तरफ घूम रही है, ये नाम तक लेने की ये नहीं ले रही है सरकार। राज्यसभा में शिंदे ने आज कहा कि 4 शहरों में धमाके का डर था, अलर्ट भेजा था। इन 4 शहरों में हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, कोयम्बटूर के लिए धमाके का अलर्ट था। हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई और कोयम्बटूर में 16, 19 और 20 फरवरी को धमाके की आशंका को लेकर अलर्ट भेजा गया था। 16, 19 और 20 फरवरी को अलर्ट भेजा हुआ था। अभी तक धमाके के गुनहगारों का लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। सवाल आज संसद में भी यही उठा कि अलर्ट भेजा हुआ था का क्या मतलब है, रोक क्यों नहीं पाए हम धमाकों को। ये अलर्ट ऐसे क्यों होते हैं जो भेजे जाते हैं फिर भी उन पे एक्शन नहीं हो पाता है। खुफिया जानकारी थी तो सरकार धमाकों को क्यों नहीं रोक पाई, पूछा सुषमा स्वराज ने आज संसद में। क्या सिर्फ अलर्ट भेज देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या ये केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों का के तालमेल पर ही सवाल रह जाता है? सरकार के पास आतंकवाद से लड़ने का कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं है? हैदराबाद में कल शाम हुए धमाके में 16 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 117 लोग जख्मी हैं, 117 लोग जख्मी हैं। विपक्ष में रामगोपाल यादव साहब भी कह रहे हैं कि आतंकवाद पर सारा देश साथ है, लेकिन कड़े कदम उठाएं, गृह मंत्री कहा वेंकैया नायडू ने। अभी तक सुराग नहीं मिला है, अभी तक सुराग नहीं मिला है। जानकारी थी वाले बयान पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो 7:04 हो रहे हैं, अभी यही वक्त था जब पहला धमाका, वहां अफरा तफरी की खबरें आई। धमाका हुआ कल हैदराबाद में। चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो। आयशा खाना में भी संवाददाता वहां मौजूद हैं। आयशा, सुराग अब तक नहीं मिला है। और अभी तक कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है जिसके जरिए पुलिस ये कह सकती है कि ये किसी संगठन का हाथ है और हैदराबाद में जो पिछले बम धमाके हुए थे उनके साथ जोड़कर देखा जा सके। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि सुबह से पुलिस ने लगातार इस घटनास्थल पर कई सबूत, सुराग इकट्ठा करने की कोशिश करती रही। हमने देखा कि पुलिस कई सारे छर्रे जमा कर लेके गई है इस घटनास्थल से जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी तक उन्हें इस जगह से कोई टाइमर नहीं मिला है, क्योंकि ये RDX नहीं था और शायद इसमें टाइमर भी नहीं रखा गया था। लेकिन पुलिस को इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये एक रिमोट कंट्रोल ब्लास्ट था। तो अभी इस वक्त पुलिस कोशिश कर रही है इन तमाम जो भी अभी तक उन्हें सुराग मिले हैं उन्हें जोड़कर इसकी कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए इस जांच में, और ये साबित करने के लिए कि आखिरकार इस धमाकों के पीछे किसका हाथ था। किशोर, और अभी भी हम देख रहे हैं आयशा, इस वक्त भी आपके पीछे, आयशा के पीछे हम देख पा रहे हैं किस तरह से लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं। तो काफी व्यस्त इलाका ये, जैसा कल भी हमने देखा। तो सुराग अभी तक नहीं मिला है, लेकिन थ्योरियां कई हैं। क्या क्या थ्योरियां हैं, देखिए। करीब 7 साल बाद फिर एक बार हैदराबाद शहर आतंकी हमलों से दहल गया है। थ्योरी नंबर 1, क्या इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो पुणे ब्लास्ट के 4 आरोपी पकड़े थे उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। जो पुणे में जो धमाके हुए थे अगस्त महीने में, उसके बारे में जो 5वां आरोपी पकड़ा गया था उसके बारे में प्रेस रिलीज जारी किया गया था। जो 4 आरोपी पकड़े गए थे, असद खान, इमरान, सैयद, फिरोज, इसके अलावा इरफान, मुस्तफा, इन लोगों ने जब एक आरोपी के बारे में बताया था, वो 5वां आरोपी था सैयद मकबूल अलायस जुबैरी। सैयद मकबूल, वो भी अब से चंद साल पहले इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा। पिछले साल ही उसने साजिश रची थी बिहार के बोध गया में एक सुसाइड अटैक करने की। हालांकि 4 महीने पहले ही वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ये भी पता चला कि इस इलाके की, जहां पर ये बम धमाका हुआ है, उसने अपने एक साथी इमरान की मदद की थी इस इलाके की रेकी करने के लिए एक मोटरसाइकिल के जरिए। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश पुलिस को दोनों धमाकों में IED के इस्तेमाल किए जाने का शक है।
शुरुआती फॉरेंसिक जांच के मुताबिक बमों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। ये भी पता चला है कि हर बम में करीब 1 किलो विस्फोटक और 2.5 किलो स्प्लिंटर का इस्तेमाल किया गया था। शक ये भी है कि विस्फोटकों का कैरियर बनी एक साइकिल। सैयद मकबूल का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। वो एक स्थानीय आरएसएस नेता की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ था। 10 साल तक उसने जेल भी काटी और बाहर आने के बाद में फिर से उसके ऊपर आरोप है कि वो आपराधिक गतिविधियों में लग गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम के एक संगठन का वो महाराष्ट्र में एक जगह जिला का प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वहां का। ये वो जानकारियां हैं जो इंडियन मुजाहिदीन की ओर इशारा करती हैं, क्योंकि विस्फोट का तरीका पहले उसके किए धमाकों से मिलता है। आपको याद होगा कि बीते साल 1 अगस्त को पुणे में जो बम धमाके हुए थे, लो इंटेंसिटी के थे, जो बम पूरी तरह से फट नहीं पाए थे, उनको तैयार करवाने में भी इसी ने मदद की थी। इसने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव्स को तैयार करने की ट्रेनिंग ले रखी थी और ये इंडियन मुजाहिदीन के बाकी सदस्यों को भी इस तरह के एक्सप्लोजिव्स बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। पूरी जांच में ही ये पुख्ता हो पाएगा कि क्या ये इंडियन मुजाहिदीन का ही हाथ था और इसमें किसी तरह की भूमिका सैयद मकबूल नाम के इस शख्स की थी या नहीं। थ्योरी नंबर 2, क्या किसी और गुट का हाथ है? हैदराबाद शहर के दक्षिणी इलाके दिलसुख नगर में पहले भी हो चुके हैं धमाके। साल 2002 में जहां के साईं मंदिर के पास धमाका हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। इस मंदिर के बाहर जहां पर आप ये स्टॉल देख रहे हैं, इस स्टॉल के पास ही एक स्कूटर लाकर पार्क किया गया था जिसमें कि विस्फोटक लदे थे और उसमें धमाका हुआ था। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक 8 साल का बच्चा 20 दिनों बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ा था। इससे पहले साल 1999 में यहाँ मिला था जिंदा बम। इस बार भी धमाके वाली जगह महज 150 मीटर दूर थी। एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आतंकी इस साईं मंदिर के भक्तों को टारगेट करना चाहते थे? शहर के पुलिस कमिश्नर इस मंदिर में मौजूद थे ब्लास्ट के चंद मिनटों पूर्व और वो ठिकाना भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, महज 100 मीटर के फासले पर है जहाँ पर कि दोनों बम धमाके हुए। उनके निकलने के कितनी देर बाद अमूमन ये धमाका हुआ होगा? 6 मिनट 5-10 मिनट के आसपास हो गया। थ्योरी नंबर 3, क्या ओवैसी के भड़काऊ भाषणों का नतीजा है? बीजेपी की नजर में धमाके के पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं। इसी सदन के सम्मानित सदस्य, उन्होंने एक ऐसा भड़काऊ भाषण दिया था हैदराबाद में, उनके भाई ने दिया था। क्या इस हैदराबाद के बम विस्फोट का उस भड़काऊ भाषण से किसी तरह का कोई संबंध है? थ्योरी नंबर 4, क्या ये अफजल गुरु की फांसी का बदला है? ये थ्योरी भी बीजेपी और शिवसेना की तरफ से ही उछाली जा रही है। ये अफजल गुरु को फांसी देने के बाद और कसब को फांसी देने के बाद कुछ आतंकवादी संगठनों ने, इंडियन मुजाहिदीन ने, लश्कर तोयबा ने पब्लिकली उन्होंने चुनौती दिया है, चेतावनी दिया है, हम इसका बदला लेंगे। व्यक्ति कौन है और उनके पीछे कौन सी संस्था है, इसके बारे में पूरा जांच करके उनके ऊपर स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। अफजल गुरु के फांसी के बाद कुछ यहाँ के दहशतवादी संगठन तो पाकिस्तान में है, कश्मीर में है और हिंदुस्तान में है, बदला लेने की बात कही थी। Well, BJP can say anything. Opposition can make any calls that it can. Who knows? ये सारा स्पेकुलेशन है, ये है, वो है, उसकी तरफ से है। सरकार फिलहाल किसी संगठन पर शक जाहिर नहीं कर रही है, न इंडियन मुजाहिदीन पर और न ही किसी और पर। What do you suspect? Do you suspect it's the act of Indian Mujahideen or some other? At this moment, it cannot be told anything. The matter is under investigation. और अभी तक कोई सुराग नहीं है। ग्राउंड जीरो पर जहां ये धमाके हुए, कल इसी वक्त जहां अफरा तफरी का माहौल था, वहां मौजूद जितेंद्र दीक्षित और आयशा खानम। जल्द लौट रहे हैं हम। 2 दिन से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रही है। जानकारी होने के बाद भी घटना घटती है तो दोष दुगना हो जाता है। हैदराबाद धमाकों में जिन 16 लोगों की जान गई है, उनमें
एन वेंकटेश्वरालू ये भी थे। धमाके जब हुए दिलसुख नगर बस स्टॉप के करीब थे। धमाके से चंद मिनट पहले खड़गपुर IIT से पढ़ाई कर रहे बेटे को उन्होंने फोन लगाया। तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था आतंक ने वहां किस तरह मौत का जाल बिछा रखा है। This sort of thing I never expected in life. एक पल में दुनिया कैसे उजड़ती है, उस दर्द का एहसास कृष्णकांत और राम्या से पूछिए। गुरुवार को हैदराबाद में हुए धमाकों में इनके पिता एन वेंकटेश्वरालू की मौत हो गई। वेंकटेश्वरालू रंगारेड्डी में पशुपालन विभाग में जूनियर वेटनरी ऑफिसर थे। दफ्तर आने जाने के लिए वो रोजाना दिलसुख नगर से बस बदलते थे। वेंकटेश्वरालू यहाँ से रोज अपने दफ्तर जाते थे। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के पास रामोजी फिल्म सिटी के पास उनका दफ्तर है, तो वहाँ जाते थे और वापस आते टाइम उन्हें दिलसुख नगर के बस स्टॉप के पास रुकना पड़ता था। और कल उन्होंने आनंद टिफिन्स में उतरकर कुछ नाश्ता करने का सोचा था और उस वक्त उन्होंने अपने बेटे से बात की थी। I had a brief conversation, just a 40-second. I just asked where he was. He said that he was around Dilshnagar. It was around 6:30 and 6:40, and I was just googling it, and I saw that in the online there was a serial blast in Hyderabad. So I just saw the place, and it was Dilshnagar. So panic, collapsed. I was collapsed. खड़गपुर से IIT कर रहे कृष्णकांत ने धमाके की खबर मिलते ही एक बार फिर पिता को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसने तुरंत अपने चाचा को खबर दी, जिसके बाद परिवार के लोग वेंकटेश्वरालू को ढूंढने निकल पड़े। We went to Usmania, then we saw in mortuary, but we couldn't recognize his face and all. But he is having a ring. So I called home whether he is having any ring. They told ring is. हमेशा सबकी मदद के लिए खड़े रहने वाले वेंकटेश्वरालू की मौत की खबर ने उनके जानने वालों को झंझोड़ कर रख दिया। Started his career as veterinary assistant, and wherever he worked with dedication, sincerity, honesty. All the villagers, farmers have come today only to express their gratitude to this officer. His intention to stay nearer to cities, to grow his children. वेंकटेश्वरालू अपने बेटे कृष्णकांत और बेटी राम्या को पढ़ा लिखाकर बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन हैदराबाद धमाके ने वेंकटेश्वरालू की जिंदगी के साथ साथ उनके सपनों को भी बड़ी चोट पहुंचाई है। Lost my father, then no one can